जय हिंद दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद। तो एक बार मैं फिर से जेवीएसएम जीके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज हम जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पे विशेष चर्चा करेंगे। तो क्यूज है जो अपनी एक क्वेश्चन टाइप जो क्यूज बनाई है हमने, वो सुपर फास्ट के नाम से बनाई है। इसमें क्या है कि हम 4 श्रृंखलाओं का जो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए बी से और द, इन चारों की व्याख्या न करते हुए हम सीधा आंसर पे टिक करेंगे। जिस प्रकार से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है ये आपको पता, हमने पहले क्वेश्चन के माध्यम से ये प्रश्न दिया है, तो इसमें से मैंने आंसर भी साथ में शो किया है ताकि आपको एक श्रृंखला को सीधा डायरेक्ट देखकर पता चल जाए। तो इसमें जो क्वेश्चन बनाया गया है वो जो अपनी एनसीआरबी की पुस्तक है 6 से 12, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है घुमा फिरा के। किस प्रकार से क्वेश्चनों को पूछा जाता है इन्हीं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा के बारे में पूछा है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। ऑप्शन ए दे रखा है 1070 किलोमीटर जो कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। ऑप्शन बी 3,42,000, ये 940 किलोमीटर ये नहीं है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर अपना राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो क्या इसमें 5920 किलोमीटर ये क्या है। तो राइट आंसर क्या है 5920 किलोमीटर आ जाएगा इसका। 5920 किलोमीटर क्या इसका राइट आंसर है। तो ये अपना जो 5920 किलोमीटर है ये क्या है राइट आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। नंबर 2 क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया गया है कि राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। क्या ऑप्शन ए है 61.11%। 61.11% तो अपने पश्चिमी राजस्थान का क्या है क्षेत्रफल है 10.41%। तो ये क्या है ये अपना राइट आंसर है। 10.41% क्या है अपना राइट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी किलोमीटर है। इसने क्या पूछा है कि जो रेड क्लिफ रेखा है उस रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है। क्या उसमें 1070 किलोमीटर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो अपना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1070 किलोमीटर अपनी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। इसमें से जो रेखाएं दी गई है उसमें से पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान कौन कौन सी, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा कौन सी रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा, स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। क्या मैकमोहन है, क्या रेड क्लिफ है, क्या डुरंड है, क्या ये सभी है। तो बिल्कुल ये सभी नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, रेड क्लिफ रेखा, जो अभी हमने देखी थी। इसकी लंबाई राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। इन प्रश्नोत्तरी को बस आपको एक बार रिपीट करना है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है। अपने राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त किस जिले में होता है। जो नीचे दिए गए हैं जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर, जिसे रेड सिटी कहा जाता है, जिसे रेड सिटी कहा जाता है और राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बनाया अपना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसने क्या पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन डी, यानी राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्या है क्षेत्रफल है, जो भारत का सबसे बड़ा क्या है राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वह सबसे छोटा जिला क्रमशः। ये क्वेश्चन मुझको बहुत अच्छा लगा, आसान भी है, लेकिन इसको पूछने का जो तरीका है वो देखिए क्या है। एक तो पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
राजस्थान का सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा जिला पूछा है और उसके बाद क्या पूछा है, सबसे छोटा जिला। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा जिला कौन सा है अपना, क्या ऑप्शन ए है, बिल्कुल नहीं है। क्या ऑप्शन बी, बी को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ऑप्शन बी को इसने क्या कर रखा है, पहले सबसे छोटा जिला दे रखा है, पहले क्या दिया, सबसे छोटा जिला और बाद में बड़ा जिला दिया है। लेकिन ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऊपर पूछा है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला और फिर सबसे छोटा जिला पूछा है, फिर क्या पूछा है, सबसे छोटा जिला पूछा है। तो इसमें से पहले ऑप्शन बी में छोटा दे रखा है लेकिन हमें सबसे पहले बड़ा पूछा है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, सी बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी को थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में देखिए सबसे बड़ा जिला पूछा है पहले, तो ऑप्शन डी में जैसलमेर सही है। उसके बाद सबसे छोटा पूछा है तो ऑप्शन ए भी सही है। तो जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा डी, यानी जैसलमेर और धौलपुर। सबसे बड़ा पूछे जैसलमेर, सबसे छोटा पूछे धौलपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछा है कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति बताइए। यानी इसने क्या पूछा है, उत्तर से पश्चिम भाग की अवस्थिति, यानी राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित कहां पे है, इसने अक्षांशीय दूरी को पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो इसका जो ज्यादा तो ऑप्शन पे जाना नहीं है क्योंकि पहले ही हमें क्या मिल गया, राइट आंसर मिल गया। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसने क्या पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए महाद्वीप कितने हैं, 7। उसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है, यानी कि उसने पूछा है कि राजस्थान है वो भारत में कहाँ स्थित है, क्या उत्तर पश्चिम में है, क्या उत्तर पूर्व में है, क्या दक्षिण पश्चिम में है, क्या पूर्व पश्चिम में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ए। ए में क्या है, उत्तर पश्चिम। ए में क्या है, उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा क्या हो गया। चलिए 1 मिनट की क्षमा याचना चाहते हैं आपसे, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ ये क्वेश्चन था। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है। संभागों की संख्या कितनी है, संभाग कितने अपने, संभाग, संभाग कितने हैं, सह संभाग, सह 7, सह संभाग सह 7। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में आते हैं, तो ये आते हैं कोटा संभाग में। किस में आते हैं, कोटा संभाग में। इनकी ट्रिक भी, ये जो संभाग है वो सारी कंप्लीटली हम पूर्ण रूप से जो करेंगे वो क्लास में करेंगे। एक बार प्रश्नोत्तरी को प्रश्नोत्तरी के हिसाब से ही चलें तो अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। क्वेश्चन पूछा है मालव देश, ये क्या पूछा है, मालव देश पूछा है। तो मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, ऑप्शन ए टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। और मिलते ही ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि यह क्षेत्र आ जाता है वो मालव देश के अंदर आ जाता है। मालव देश का मतलब यहाँ पे है एमपी से, किससे है, एमपी से। यहाँ से जो सीमा लगती है वो एमपी की लगती है, इन टोंक और प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। इसलिए इसको कौन से क्षेत्र में बताया गया है, मालव देश के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी जनपद की राजधानी थी, थी मतलब थी, तो सीवी जनपद की राजधानी थी कौन सी थी, ढूंढाट थी, बेराट, बेराट कौन, बेराट, शेखावाटी या मध्यमिका। तो ऑप्शन राइट होगा वो होगा मध्यमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बयाना प्रस्तुति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है। बयाना प्रस्तुति, कौन सी प्रस्तुति पूछी है, बयाना प्रस्तुति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है। तो वो ऑप्शन बी होगा, सूरसेन राजवंश का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। कौन से जनपद का, मत्स्य जनपद का। तो मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है। और पूछा है मत्स्य जनपद का, तो इसमें राइट आंसर होगा बी, ऋग्वेद में मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था, कौन सा राज्य रहा था। तो ये आपको पता है, गुहिल जो थे वो उदयपुर का क्षेत्र आ जाता है वहां पे, और उदयपुर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेवाड़ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना कि चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया था। तो वो था अपना राइट आंसर होगा इसमें सूरसेन। कौन सा होगा, सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न ये देखिए बहुत शानदार प्रश्न है और इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है। तो जितने क्वेश्चंस बनते हैं अपने उन्हीं में से चर्चा करते रहेंगे और ध्यान से पढ़ते रहना है आपको। एक पूरी इसी क्लास के अंतर्गत मैंने जो जितने क्वेश्चन बने हैं वो कंप्लीटली कराए जाएंगे। तो अब हम वापस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? प्रश्न देखिए, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी बीकानेर, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। अब देखिए, अशोक का भब्रू शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ था? यह प्रश्न भी बहुत शानदार, बहुत शान प्रश्नोत्तरी है, वो बिल्कुल आसान है, लेकिन जिस प्रकार से हमें पता नहीं होगा तो हमारे लिए आसान भी कठिन की स्थिति में पैदा हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस उसी दिशा में चलते हैं। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्रश्न बनता है अपना बहुत ही शानदार, इसके साथ बेराट, आहार, गणेश्वर, बालाथल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा बेराट, जो भाब्रू के शिलालेख यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिलता है? ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान है और जो नहीं पता है तो इसलिए बिल्कुल कठिन हो जाते हैं। तो ये सभ्यता अपनी आ जाती है, कौन सी सभ्यता आ जाती है? ये आ जाती है अपनी विराट सभ्यता। विराट सभ्यता जो पड़ती है अपनी जयपुर विराट नगर वाली। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए प्रश्नोत्तरी बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी है। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं। चल इसी के साथ आप देखिए, किस सभ्यता से, किस सभ्यता से पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? इसमें क्वेश्चन को एक बार पुनः ध्यान से सुने। किस सभ्यता से 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? तो इसका जो सीधा डायरेक्ट राइट आंसर पे क्लिक करते हैं तो वो मिली है बेराट सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? बेराट सभ्यता से। अभी हमने देखा था कि नाचते हुए पक्षी वहां पे मिले हैं, वहां पे 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है। विराट सभ्यताएं इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है अपने लिए और ये प्रश्न अपने अपने आप महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में मिलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी है वो बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी की सभ्यता से संबंधित है। तो देखिए बीजक की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी पूछा इसने? बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी की सभ्यता से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सीधा राइट आंसर पे ही क्लिक करेंगे क्योंकि समय की थोड़ी सी बचत होगी और क्योंकि प्रश्नोत्तरी है बहुत ही लंबी चलने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विराट। आपको एक बार क्या करना है, फिर से मैं आपको वापस वही बात दोहरा रहा हूं कि आपको अपनी सिर्फ माइंड में ये सेट करना है कि एक बार आपको जो आपका जो दिमाग है, आपने ये चीजें पढ़ रखी है लेकिन आपको इनको रिपीट करना जरूरी होता है। किसी भी चीज को वापस याद करने के लिए उसको रिपीट मारना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारा प्रश्नोत्तरी का यही माध्यम है कि जो हमने प्रश्नोत्तरी बनाई है उसी के माध्यम से आप इस चीज को रिपीट कर सको। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी की सभ्यता से संबंधित है, तो वो विराट सभ्यता से संबंधित है। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी पे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी, नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी बनती है अपनी कि किस सभ्यता, कौन सी, किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र, देखिए कितनी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बन जाती है। ऐसी प्रश्नोत्तरी ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए वो कौन सी सभ्यता है। तो आपको याद रखना है कि वो सभ्यता उसमें से अपनी दो आ जाती है, जिसको मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से दिखा देता हूं। तो वो कौन कौन सी सभ्यताएं आ जाती है? वो आ जाती है अपनी ऑप्शन ए विराट सभ्यता आ जाती है, ऑप्शन बी बालाथल आ जाती है। तो इसमें से ऑप्शन जो होगा वो होगा स, यानी ए और बी दोनों हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान दे प्रश्न पे। आपको क्या करना है, सीधा डायरेक्ट क्या है, आपने ऑप्शन ए देखा तो ए पे आपको क्लिक नहीं करना है। आपको ऑप्शन चारों पे डिपेंड देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बोल रहा है, उसकी भाषा को समझना है, फिर राइट आंसर करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि जो ऑप्शन सी है उसमें से दोनों सत्य है। तो इस प्रकार से आप क्लिक करते चलिए और नेक्स्ट बढ़ते चलिए। तो नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी को हम देखते हैं। तो ये लीजिए नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? क्या प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ऑप्शन ए कालीबंगा को, ऑप्शन बी रेड को, ऑप्शन सी गणेश्वर और ऑप्शन डी बालाथल। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन सी हो जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी पे मिलते हैं धुआंधार प्रश्नोत्तरी के साथ और सुप्रभात प्रश्नोत्तरी के साथ। प्रश्न देखिए कि सर्वप्रथम किस धातु, प्रश्न क्या पूछा है, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन डी हो जाता है। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है अपना चांदी। तो चांदी है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। धातु पूछी आपसे तो ये आपको बता देना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी पे भी चर्चा करते हैं। प्रश्न पूछा है अग्निकुंड यानी वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहां से हुए हैं? इन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या पूछा है, अग्निकुंड, क्या पूछा है, अग्निकुंड पूछा है। अग्निकुंड यानी वेदिकाएं, इनके दो नाम है। अगर आपको वेदिकाएं दी गई हो सीधे पूछ लिया जाए, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करने के लिए पर्सन जो एग्जामिनर है वो क्या करता है,
अग्निकुंड की जगह अगर डाल दे कि वेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सोच लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि अग्निकुंड को ही वेदिकाएं कहा जाता था और साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए, तो वो ठोक देना है कालीबंगा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया और अभी हमने जाना था इसके बारे में कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। बार बार बोलिए कि कालीबंगा कहाँ हनुमानगढ़ में स्थित है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से अग्नि के कुंड प्राप्त हुए जो वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी पे मिलते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी। 10वीं या 11वीं शताब्दी, कौन सा प्रश्न है ये देखिए प्रश्नोत्तरी को देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि 10वीं और 11वीं या फिर कह सकते हैं कि 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता का आघात, किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। कालीबंगा को जाना जाता था क्या, बिल्कुल नहीं जाना था। रेंट को भी नहीं जाना जाता। जोधपुरा, जो ये प्रश्न जो अपना थोड़ा सा मैं आपको इसके सी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल देता हूँ। जोधपुरा सभ्यता पहला प्रश्न यही बनता है इसके लिए। जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है वो यही है कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है। अब कई क्या करते हैं, जोधपुरा के नाम से क्या टेक देते हैं, जोधपुर, क्या टेक देते हैं, जोधपुर, जो क्या है बिल्कुल गलत है, जो क्या है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जोधपुरा सभ्यता नहीं होगा। इसका जो पूछ लिया जाए कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है, तो आपको छाप देना है कौन सा, पिंक सिटी, कौन सा, पिंक सिटी। पिंक सिटी बोले तो जयपुर होगा। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है, जयपुर होगा। लेकिन जो प्रश्न बना है उसी भी आते हैं वापिस कि 10वीं या 11वीं शताब्दी किस सभ्यता को, इस सभ्यता में आघाटपुर सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आहट सभ्यता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आहट सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी पे मिलते हैं। अब ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है जो कि अभी हाल ही में पूछा गया है और जो प्रश्नोत्तरी पूछी गई है इस प्रश्नोत्तरी इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आपने ध्यान दिया है तो आपको जरूर पता होगा। देखिए सेना को वेतन देने वाला, देखिए प्रश्न क्या है कि सेना को वेतन देने तथा सेना से संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन ए खंजाची की होती है, राजा की होती है, बख्शी की होती है, प्रधान की होती है। हम क्या करते हैं, जिस जिस प्रकार से हमें पता नहीं होता तो हम क्या करेंगे, राजा टेकेंगे। क्या करेंगे, राजा। लेकिन राजा क्या होगा, गलत हो जाएगा, हमारा बजा देगा बाजा। तो इसके साथ से अब हम देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बख्शी। बख्शी क्या काम करता है कि सेना को वेतन देता है और सेना से संबंधित अन्य भी जानकारी अपने पास है रखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बख्शी होगा। तो इसके साथ नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी पे बढ़ते हैं। प्रश्न बना है अपना कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। वेरी गुड, बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी है ये। क्या प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम, क्या पूछा है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार। पूछा क्या है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। अगर सीधा निर्वाचित हटा दूं तो सीधा पूछे तो कौन सा होगा, कौन सा होगा बताना कमेंट करके। चलिए मैं बता देता हूं आपको, हीरालाल शास्त्री होगा। प्रश्न पूछे कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो आप करोगे हीरालाल शास्त्री। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, कौन थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे जो होगा टिक्काराम पालीवाल ऑप्शन हो जाएगा, जो क्या थे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अब नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी अपनी कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी माउंट बेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी टिकाराम पालीवाल। टिकाराम पालीवाल तो अभी क्या थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक नहीं थे। विलियम बेंटिक क्या थे, नहीं थे। माउंट बेटन थे, नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। प्रश्न है अपना कि राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी जागीर, ऑप्शन डी रियासत। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अपना कि ग्राम। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, ग्राम कहा जाता है, जो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे 1952 में। कब हुए थे, 1952 में, जो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है। ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन डी राजा, ऑप्शन ड रियासत। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा राजा। राजा क्या होता है कि राज्य की जो संपूर्ण शक्ति है उसका सर्वोच्च केंद्र किसके पास होता है, तो वो राजा के पास होता है। और हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इन्हीं प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च में संतुलन
बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना होता है। यह प्रश्नोत्तरी जो है वो हमें अपने कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आजकल की ये आधुनिक प्रश्नोत्तरी के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं और इनमें से सबसे बेस्ट प्रश्नोत्तरी है वो है, देखिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए अपना है खजांची, राजा और बख्शी और प्रधान। तो इसमें पहले क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है अपना कि किस एक का कार्य आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना है। क्या यह कार्य खजांची का है, क्या ये राजा का काम है, क्या ये बख्शी का काम है, क्या ये प्रधान का काम है। तो ये जो कार्य है ये कार्य है खजांची का। किसका कार्य है? खजांची का कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था। यानी जो ये अधिनियम है ये लागू कब हुआ था? कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम। भारत सरकार 1935 का अधिनियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। और इसी के साथ हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि ये लागू कब हुआ था। तो ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। नेक्स्ट प्रश्न, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था क्या कहलाता था? वह कौन सा पत्र? देखिए ध्यान से पढ़िए एक बार पुनः क्वेश्चन को, कि वह पत्र जिसमें शासक द्वारा, किसके द्वारा? शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था वह कहलाता था, वह क्या कहलाता था? तो इसका जो आंसर होगा राइट वो होगा जागीर पट्टा। क्या होगा? जागीर पट्टा। नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि राजस्थान में जागीरदार व्यवस्था किस पर आधारित थी? जो राजस्थान में जागीरदार की व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? रक्त संबंध पे आधारित थी या फिर जाति पे या धर्म पे या फिर क्षेत्र पे? तो इसका जो संबंध है वो होगा रक्त संबंध से। किससे संबंधित है ये? रक्त संबंध से। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान की जो जागीर प्रथा है वो किससे संबंधित थी, तो वो आपको राइट आंसर बता देना है, रक्त संबंध से संबंधित थी। जो नेक्स्ट प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है राजस्थान में? तो आपको बता देना है भौतिक प्रदेशों की संख्या 4 है। ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और चारों के चारों भौतिक प्रदेश यहाँ पे जो आपको दिए गए ऑप्शन में, कि ऑप्शन ए अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल और हिमालय पर्वत, ये राजस्थान का नहीं है, ये भारत में आ जाता है अपना। तो अब देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसमें पूछा ही यही गया है कि भौतिक प्रदेश नहीं है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है, तो वो अपना आ जाएगा हिमालय पर्वत भारत का है, न कि राजस्थान का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हिमालय पर्वत हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला, जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या गुरु शिखर है, क्या एवरेस्ट है, क्या जरगाजी है, क्या कंचनजंगा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमें पूछा किसका है? अरावली पर्वतमाला का, न कि हिमालय का पूछा। हमसे पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा गुरु शिखर। कौन सी होगा? गुरु शिखर, ऑप्शन ए होगा जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। रेत के टिल्ले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए बीहड़, ऑप्शन बी धोरे, ऑप्शन सी बंजर, ऑप्शन डी उत्कात भूमि। तो प्रश्न को एक बार पुनः रीड करें कि रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं, अपना ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, धोरे। क्या कहलाते हैं? धोरे। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं? क्या आंधी कहते हैं, लू कहते हैं, गर्म हवा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो राइट आंसर होगा ग्रीष्म यानी गर्मियों में चलने वाली जो धूल भरी आंधी है उसको, हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको लू कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। और जो नीचे प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि गुरु शिखर की ऊंचाई बताओ। गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई बताओ। तो गुरु शिखर की ऊंचाई है
वो ऑप्शन ए में दे रखी है 1728 मीटर, ऑप्शन बी में 1800 मीटर, और ऑप्शन स में 1722 मीटर, और ऑप्शन द में 1734 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1722 मीटर। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या समवर्षा रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, समताप रेखा कहलाती है, समदाब रेखा कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, समवर्षा रेखा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो अपने राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन दे रखे हैं नीचे कि जैसलमेर है क्या, झालावाड़ है क्या, माउंट आबू है क्या, क्या डूंगरपुर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, झालावाड़। ऑप्शन बी हो जाएगा, झालावाड़ में अपने राजस्थान में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, इसने क्या पूछा है? जिला पूछा है, नहीं कि स्थान पूछा है। अगर आपसे स्थान पूछा जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन होगा इसमें स। स्थान पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि इसमें जिला कौन सा होगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा होगा? तो हो जाएगा अपना झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। स्थान पूछे तो माउंट आबू। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? अब ये स्थान पूछ लिया गया जो ऊपर हमने चर्चा की है अभी। तो स्थान पूछा है इसने कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो जो स्थान होगा अपना सर्वाधिक वर्षा वाला वो होगा, सीधा डायरेक्ट आंसर पे क्लिक करते हैं, माउंट आबू। कौन सा होगा? माउंट आबू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? ये मैदान बताने आपको कि छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है। ऐसा एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधा आंसर पे क्लिक करते हैं। तो छप्पन का जो मैदान है वो हो जाएगा अपना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा का पठार कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपको बताना है कि मेसा का पठार है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दे रखा है बांसवाड़ा में, ऑप्शन बी दे रखा है आपको उदयपुर में, ऑप्शन सी दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन डी दे रखा है चित्तौड़गढ़। तो जो मेसा का पठार है वो कहाँ पे है? तो वो अपना आ जाएगा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास जो कि सहायक नदी है किस नदी की है? चंबल की है, लूनी की है, गंगा की है या माही की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंबल की। किसकी होगी? चंबल की। चंबल कितने जिलों में गुजरती है? 6 जिलों में गुजरती है। राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो ये 6 जिलों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? ये इसको देखते हैं। ऑप्शन ए बांसवाड़ा में, ऑप्शन बी डूंगरपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी कोटा में। तो माही सागर जो परियोजना है वो अपने कहाँ पे होगा? ऑप्शन ए हो जाए इसका राइट आंसर, डूंगरपुर में, सॉरी बांसवाड़ा में हो जाएगी जो विकसित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि पश्चिमी राजस्थान, कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना कहलाती है? क्या खड़ीन कहलाती है, जोहड़, टांका, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा टांका, यानी एक कुएं नुमा आकृति बनाई जाती है जिसे जल संरक्षण किया जाता है जिसमें घरों में, और वही क्या कहलाती है? तो वो आपको बता देना है, टांका कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, अब प्रश्न पूछा गया है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी और बाणगंगा, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन डी